इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हमारा एक लेक्चर हुआ था। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था, उसमें एक डैनियल सेल हमारा हुआ था। और डैनियल सेल में हमने देखा था कि जब दोनों हाफ रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो जो नेट रिएक्शन आया था उसका सेल ईएमएफ उन दोनों हाफ रिएक्शन के सेल पोटेंशियल के जोड़ के बराबर होता है, समेशन के बराबर होता है। लेकिन इस चीज को हमने प्रूफ नहीं किया था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेल ईएमएफ का इक्वेशन आता कहां से है। ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। साथ साथ ये भी पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका सेल पोटेंशियल 0 लिया जाता है। और क्या बताया गया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से उसी के टर्म में लिखा जाता है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन में आरएचएस में से एलएचएस को घटाया जाता है, ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख रहे हो तो एलएचएस में से आरएचएस को घटाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे ऑक्सीडेशन को अलग लिखते हैं, रिडक्शन को अलग लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा तरीका था। तो ये तीनों पॉइंट अगर पिछले क्लास में क्लियर नहीं हुआ था तो आज के क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड सेल ईएमएफ। और देखो बच्चों, अब थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़े थे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो किसी भी सिस्टम में नॉन पीवी वर्क डन का मेजरमेंट होता है। और बिकॉज की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पीवी वर्क तो हो नहीं रहा, पीवी वर्क का मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो डेल्टा जी होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क का मेजरमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी at constant temperature and pressure is the measurement of non-PV work। non-PV वर्क, और इस चैप्टर में जो हमारा नॉन पीवी वर्क है वो कौन सा वर्क है? वो तो इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जो नॉन पीवी वर्क होता है उसका मेजरमेंट होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है डीजी अगर लिखोगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो हम इसी को लिख देते हैं डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। बताए थे थर्मोडायनेमिक्स में कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो हम आगे में पार्शियल लगाते हैं, डेल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को प्रूव किया हुआ है बच्चों, कॉपी रिवाइज कर लोगे तो वहां पे दिख जाएगा। तो डेल जी हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े होगे कि जब तुम किसी क्यू चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस V से डिस्प्लेस कराते हो तो जो वर्क डन होता है वो Q टाइम्स V के बराबर होता है, जहां पे Q चार्ज हो गया और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में सेल ईएमएफ कहलाता है, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखवाए थे कि इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखो ये रहा चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज निकालें तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन पे गुना 2, 3 इलेक्ट्रॉन पे गुना 3, 10 इलेक्ट्रॉन पे गुना 10, 100 इलेक्ट्रॉन पे गुना 100 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 आएगा, इतना कूलाम। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स में आ जाता है 96,500, 96,500 कूलाम, जिसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। 1 फैराडे चाहे फैराडी बोला जाता है, कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही 1 फैराडे होता है। तो अगर हम n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, अगर हम बोले फॉर n मोल इलेक्ट्रॉन, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल के लिए 2 फैराडे, 3 मोल के लिए 3 फैराडे,
4 के लिए 4 और n मोल के लिए n फैराडे होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं NF के बराबर। ठीक है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब यहां पे Q का वैल्यू जब पुट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो NF हो गया। बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हम यहां माइनस साइन लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो आगे एक माइनस साइन लग जाएगा, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लिख देंगे ई सेल के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया -NF ई सेल के बराबर। और बिकॉज की ये डेल जी के टर्म में हम इलेक्ट्रिकल वर्क को डिफाइन किए थे, तो ये तो बराबर हो जाएगा DW के, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं तो W का लिखे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा जी के। डेल्टा जी कब का? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का। कहने का मतलब आपका इक्वेशन आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और हमेशा ध्यान रहे ये तभी लगेगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है थर्मोडायनेमिक्स में जो लिखा गया था वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ही लिखा गया था। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें, इन स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या? जब प्रेशर 1 बार हो, तो अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में बात करें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए बस हम ऊपर में नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरुआत हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इस लाइन पे खत्म हुआ था, और इसी लाइन से जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन में घुस गए तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला शुरू हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। देखो बच्चों, तो क्या इक्वेशन आया हमारा? डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल आया इन जनरल, अगर स्टैंडर्ड लेके नहीं चले तो। कब आया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स से याद करो, डेल्टा जी के साइन के बेसिस पे हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिफाइन किया था। डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है, चाहे यू समझो कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस होगा तो हम बोलते थे कि डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा। जब प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे इरिवर्सिबल होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा चाहे इम्पॉसिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होता है इरिवर्सिबल, सारा थर्मो में बताया हुआ है। स्पॉन्टेनियस का मतलब किसी एक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा बिना किसी रुकावट के, और वो इरिवर्सिबल होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं होगा प्रोसेस, यानी कि वो इम्पॉसिबल होगा। इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, और अगर रिवर्सिबल चाहे इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो डेल्टा जी का साइन जो होता है वो 0 होता है, सीधे डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा जी आ गया तो ई सेल क्या होगा? देखो, तो डेल्टा जी और ई सेल में इस माइनस साइन का फर्क है, यानी कि अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव है तो ई सेल का साइन पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल का साइन नेगेटिव होगा, और जब ये 0 है तो 0 होगा। कहने का मतलब ये वाला पार्ट एक नया आया। क्या सीखे तुम? वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जिसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव हो। जिस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल थियोरेटिकली नेगेटिव आता है वो रिएक्शन कभी होने वाला नहीं है। और गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि इन गैल्वेनिक सेल ईएमएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर थियोरेटिकली तुम्हारा कभी नेगेटिव आ गया तो तुम सीधे समझ जाओ तुम गलत रिएक्शन लिख रहे हो, तुमको उस रिएक्शन को उल्टा करना होगा। उल्टा करने का मतलब उल्टा करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जिस कंपाउंड का तुम ऑक्सीडेशन करा रहे हो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बल्कि रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन करा रहे हो उसका रिडक्शन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीडेशन होगा। बात आई समझ में? तो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल में हमेशा सेल ई में पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आपको रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। जो प्रोडक्ट में है उसको रिएक्टेंट में लिखो, जो रिएक्टेंट में है उसको प्रोडक्ट में लिखो। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अगला हेडिंग दो, एडिशन ऑफ 2 हाफ सेल्स प्रोड्यूसिंग ए थर्ड हाफ सेल रिएक्शन। हम 2 हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि जो नेट रिएक्शन आ रहा है वो भी एक हाफ सेल है। कैसे? सपोज करो ए नाम का हमारा कोई कंपाउंड है
जो A N1 प्लस में गया, रेडॉक्स रिएक्शन में याद करो 0 से N1 प्लस में गया तो चार्ज बैलेंस करने के लिए जिधर ज्यादा चार्ज होता है उसी साइड उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जितने से ज्यादा होता है। N1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब मान लो ये जो A N1 प्लस है, A N1 प्लस है, ये और बढ़ के इलेक्ट्रॉन ये और रिलीज किया, कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, N2 रिलीज किया मान लो। तो N2 रिलीज करेगा तो पहले से N1 था, अगर N2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका चार्ज नेगेटिव जो है वो N2 से घटा तो ये पॉजिटिव जो है N2 से बढ़ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा N1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये नहीं भी लिखते हैं हम लोग और सीधे बोलते हैं कि N1 में N2 का इंक्रीमेंट आया और तुमसे बोला जाता है कि चार्ज बैलेंस करो, तो क्या करते हैं, देखो N1 प्लस N2 बड़ा है N1 से, ये बड़ा है तो डिफरेंस कितने का, N2 का, तो जिधर ज्यादा है उधर हम N2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये पहला रिएक्शन भी हाफ सेल हुआ, दूसरा रिएक्शन भी हाफ सेल हुआ। तुम जब इन दोनों को ऐड करोगे तो A N1 प्लस कैंसिल हो जाएगा और आएगा रिजल्ट हमारा A0 चला गया A N1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉन प्लस N1 प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएगा N1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉन, और हम कर रहे हैं क्या कि इसमें को मान लो कि ये N3 इलेक्ट्रॉन है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी तुम दो हाफ सेल जोड़ोगे तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सेम साइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड रहे और डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो हमने सीधे लिख दिया कि ये N3 है, चाहे कैसे भी हुआ हो ये N3 आया, 5 हो 6 हो 10 हो, उसे हम N3 मान रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला N3 के टर्म में आ जाए। कहने का मतलब पहले रिएक्शन में N1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दूसरे रिएक्शन में N2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और तीसरे रिएक्शन में N3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। पहले रिएक्शन का मान लो डेल्टा G1 है, दूसरे का डेल्टा G2 है और तीसरे का डेल्टा G3 है। तो एक बात बताओ, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे डेल्टा G1 आएगा माइनस N1 FE1, यहां पे आ जाएगा माइनस N2 FE2 और ये हो जाएगा माइनस N3 FE3। और बताओ बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होता है, अगर स्टेट फंक्शन है तो ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से हम इंथैल्पी में लिखते थे डेल्टा S3 बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, 4-5 रिएक्शन जोड़ते हो तो नेट रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो सबके समेशन के बराबर आता है। सेम चीज डेल्टा G में होगा, तो हम लिख सकते हैं सेल ईएमएफ में हम लिखने में सक्षम नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन डेल्टा जी ऑलरेडी हम थर्मो में देख चुके हैं कि अगर 4-5 रिएक्शन ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन का डेल्टा जी सबके डेल्टा जी का समेशन आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा G3 क्या है, माइनस N3 FE3 ये है। डेल्टा G1 क्या है, तो माइनस N1 FE1 और ये है माइनस N2 FE2। तो देखो यहां से रिलेशन क्या आ गया, E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो रिएक्शन को ऐड करके नेट रिएक्शन भी हाफ से लाता है, कहने का मतलब नेट रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो कैंसिल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बस रिलीज हो रहा है, एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। हाफ रिएक्शन का मतलब या तो ऑक्सीडेशन हाफ नहीं तो रिडक्शन हाफ। तो उस केस में जो नेट रिएक्शन का सेल पोटेंशियल है उसको लिखने के लिए सारे रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और सेल पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा रिलीज चाहे एब्जॉर्ब, तुम उसको यहां पे लिखोगे, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो भी 2 लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ तो भी 2 लिखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ा है तो भी तुम 2 ही लिखोगे, 2 से घटा है तब भी तुम 2 ही लिखोगे। तो 2 गुना सेल पोटेंशियल। दूसरा रिएक्शन का N2 इलेक्ट्रॉन, मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुना सेकंड वाले का सेल पोटेंशियल, और डिवाइड करके नेट रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसको तुम नीचे में लिख दो, है ना, उसको तुम डिवीजन में लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो ध्यान से देखो, N3 इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं E नेट बराबर सिग्मा EI NI डिवाइडेड बाई N नेट। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ये 2 रिएक्शन के लिए हो गया, 3 4 5 6 सबके लिए ये हो गया। जो नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसको डिवीजन में लिखो और ऊपर में सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लीकेशन का समेशन हो जाएगा हर रिएक्शन के लिए। जितना रिएक्शन है सारे रिएक्शन का लिख के उसको ऐड कर दो। ठीक है, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, यहां दोनों रिएक्शन को ऐड करके हाफ सेल आया था। अगर दोनों हाफ सेल को जोड़ के फुल सेल आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीडेशन हुआ दूसरा रिडक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैसे होता है जब सेम होता है इलेक्ट्रॉन? तो होता क्या है बच्चों कि जब दो हाफ सेल को जोड़ के हाफ सेल आता है तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग आता है, लेकिन जब दो हाफ सेल को जोड़ के फुल सेल आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाता है सेम। इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से कट जाता है इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन अगर कट जाएगा तो सीधे आ जाएगा E3 बराबर E1 प्लस E2, जो कि हम पिछले क्लास में देखे थे और अभी हम कुछ देर में वो वाला केस देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम क्या देखें कि जब तुम दो हाफ सेल को जोड़ के एक थर्ड हाफ सेल लाते हो तो उस केस में डेल्टा G3 जो है वो एडिटिव क्वांटिटी है, दोनों का एडिशन आ गया इसके बराबर। लेकिन सेल ईएमएफ जो है वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, तुम इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर नहीं लिख रहे हो, साथ में इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। इन दोनों रिएक्शन का सेल ईएमएफ जोड़ोगे तो थर्ड के बराबर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से गुणा करके तुमको ऐड करना होगा और नेट आने के बाद इलेक्ट्रॉन से भाग देना होगा। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में हमारा डेल्टा जी तो एडिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन सेल पोटेंशियल जो है वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, एक काम कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो आप लोग, ऊपर से थोड़ा सा मिटाकर हम ये दोनों लाइनें भी लिखने वाले हैं। ठीक है, मिटाते हैं। नीचे लिखना एरो देकर, इन दिस केस gives free energy is an additive property but cell EMF is not additive। ठीक है, ऐसे भी देखो सेल ईएमएफ जो है वो इंटेंसिव क्वांटिटी होता है और गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी आया था, जो हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला आया था वो माइनस NF ई सेल था। तो अगर N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो डेल्टा जी बड़ा होगा, तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव हुआ, वो साइंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर ई सेल की बात करें तो यहां डिवीजन में चला गया NF, तो डेल्टा जी कुछ भी है, तुम पर मोल में बात कर रहे हो। और आपने बताया था कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें पर मोल हो जाए, चाहे पर मास हो जाए, चाहे पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए, वो सारा का सारा इंटेंसिव होता है। कितना भी मोल रहे तुमको निकालना पर मोल में ही है, कितना भी मास रहे निकालना पर ग्राम में ही है, कितना भी वॉल्यूम रहे निकालना पर लीटर में ही है, तो वो इंटेंसिव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो हमारा सेल ईएमएफ है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन तुम चाहो तो दोनों केस पढ़ने के बाद भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, खैर लिख लो, gives free energy is an extensive property but cell EMF is an intensive property। ठीक है बच्चों, ये दोनों नोट कर लो। अभी हमने केस देखा कि दो रिएक्शन को जोड़े हैं और उससे हाफ सेल, तीसरा रिएक्शन भी हाफ सेल आ रहा है। हाफ सेल का मतलब वो भी या तो ऑक्सीडेशन का है या तो रिडक्शन का है। अगला केस अभी हम देखेंगे कि दो को जोड़ोगे लेकिन नेट रिएक्शन जो है वो हाफ सेल नहीं आएगा, बल्कि वो एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा उसमें। नोट कर लो। अगला हेडिंग दो, addition of two half cells producing full cell reaction। जिस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो वो रिएक्शन होता ही नहीं है, वो बस रिप्रेजेंटेड होता है केवल ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, उसी को हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में केवल रिडक्शन दिखाया रहा है वो भी एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, केवल रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो। तो जब हम दो हाफ सेल को जोड़ रहे हैं तो ये इंडिविजुअली दोनों का दोनों या तो ऑक्सीडेशन है या तो रिडक्शन है या तो बोथ है। लेकिन जब दोनों मिलके फुल सेल रिएक्शन दे देगा तो पक्के से एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। दोनों ऑक्सीडेशन होगा तो तुमको हाफ सेल ही मिलेगा, दोनों रिडक्शन होगा तो भी तुमको हाफ सेल ही मिलेगा। लेकिन एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होगा तो एक में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, एक में रिलीज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजर्व हो जाएगा और नेट रिएक्शन फुल सेल आ जाएगा। कैसे, देखो जरा, सपोज करो ए जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया N1 प्लस में और यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन बी नाम का जो कंपाउंड है
वो N2 प्लस से 0 में चला गया, तो इसका रिडक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अब लेफ्ट साइड में ऐड होगा। N2 इलेक्ट्रॉन, पहले से N2 पॉजिटिव चार्ज है, आपने N2 इलेक्ट्रॉन यानी N2 नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो नेट चार्ज 0 हो गया, RHS में नेट चार्ज 0 है। तो ये जो ऊपर का रिएक्शन है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, शॉर्टकट में इधर लिख दे रहे हैं। ऊपर का जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ये नीचे का जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका सेल पोटेंशियल डेल्टा G1 लिखें और इसका हम डेल्टा G2 लिखें, तो माइनस NaFeCl हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अभी इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे तो एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन, तो तुम चाहोगे इलेक्ट्रॉन कंजर्व हो जाए, उसके लिए तुम यहां N1 है और यहां N2 है, ऐसा क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो ऊपर वाले रिएक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे N2 से और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे N1 से। तो अब तुम देख रहे हो कि अब नेट इलेक्ट्रॉन जो हुआ अब वो N1 नहीं रहा, बल्कि मल्टीप्लाई होके N1 टाइम्स N2 हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं डेल्टा G1, तो डेल्टा G1 बराबर आएगा माइनस NaFeCl, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो गया? N1 N2 Fe1 मान लो इसको। डेल्टा G2, यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ? N1 से मल्टीप्लाई किए, पहले से N2 था, तो नेट हो गया N1 N2 यहां भी, तो लिखोगे माइनस N1 N2 Fe2। नेट रिएक्शन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो गया, ऐड करोगे तो N1 टाइम्स A, सॉरी N2 से मल्टीप्लाई हो गया A में, तो लिखोगे N2 टाइम्स A प्लस N1 से मल्टीप्लाई हुआ B में, तो N1B N2 प्लस, फिर से N2 से मल्टीप्लाई करो, N2A N1 प्लस जोड़ N1 से B में N1B। और इस रिएक्शन का अगर सेल पोटेंशियल डेल्टा G3 है तो इसको भी लिखोगे माइनस NaFeCl, जहां पे N होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये बताओ इस वाले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? तो एक तो कॉमन सेंस का है, यहां भी N1 N2 यहां भी N1 N2, तो नेट के केस में इस वाले पार्ट में से N1 N2 निकल के इस वाले में चला गया, तो ट्रांसफर N1 N2 का ही होगा इसमें भी। अगर वैसे नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन से करना है, तो यहीं से कर लो। देखो ये क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां का A N1 प्लस में है, तो ट्रांसफर कितने का हुआ? N1 का हुआ, लेकिन आगे मल्टीप्लाई है N2 से, ऐसा ऐसा N2 पीस है, तो एक A के लिए N1 का ट्रांसफर, तो 2A के लिए 2N1 का, 3 के लिए 3N1 का, 4 के लिए 4N1 का, और N2A के लिए N2N1 का हो जाएगा। तो ये बोलेगा बच्चा कि नहीं हमको B से करना है, तो B से भी कर लो। B के केस में N2 प्लस जा रहा है 0 में, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर N2 से घटा और N1 से किए मल्टीप्लाई, तो नेट ट्रांसफर यहां भी N1 N2 का हुआ। तो या तो ऑक्सीडेशन के सहारे निकाल लो, नहीं तो रिडक्शन के सहारे निकाल लो। तो यहां आ जाएगा माइनस N1 N2 Fe3। यहां भी सेम, क्योंकि डेल्टा G स्टेट फंक्शन है, चाहे एडिटिव क्वांटिटी है, हम लिख देंगे डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस N1 N2 Fe3 माइनस N1 N2 Fe1 माइनस N1 N2 Fe2 माइनस N1 N2 सब में से कट गया, रिजल्ट आ गया E3 बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नोटिस किए? ये तब आएगा जब दो रिएक्शन, दो हाफ सेल को जोड़ के फुल सेल आ जाए। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, नेट ट्रांसफर है ना, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक जगह से रिलीज हुआ, एक जगह एब्जॉर्ब हुआ। पिछले केस में या तो रिलीज हुआ था या तो एब्जॉर्ब हुआ था, तो वो हाफ सेल था। यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये फुल सेल है। तो जब भी फुल सेल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि पिछले क्लास में हुआ था, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, ऐड किया तो फुल सेल आ गया, डैनियल सेल। तो क्योंकि वहां पे फुल सेल रिएक्शन आ गया, इस डैनियल सेल बोलते हैं तो कंफ्यूज मत करना कि सर कल तो आप गैल्वेनिक सेल पढ़ाते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। गैल्वेनिक सेल के अंदर में बहुत सारा सेल होता है, जिसमें जिंक वाले सेल को हम बोलते हैं, जिंक कॉपर वाला जो सेल था उसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में क्या हुआ था, जिंक का ऑक्सीडेशन का आया था 0.76, Cu2 प्लस का रिडक्शन का आया था 0.34, तो हमने दोनों को ऐड करके सीधे लिख दिया था 0.76, सीधे ऐड हो गया था। क्यों? क्योंकि दोनों हाफ सेल को जोड़ के फुल सेल आ रहा था, बिल्कुल इसी की तरह। तो हम लिख सकते हैं कि इस वाले केस में जब दो हाफ सेल से फुल सेल बने, तो इस वाले केस में हम लिख सकते हैं कि बोथ डेल्टा G एंड सेल EMF आर एडिटिव इन दिस केस।
ठीक है, इस केस में दोनों का दोनों एडिटिव है, तो इसका मतलब क्या बोल दें हम लोग कि दोनों का दोनों एक्सटेंसिव हो जाएगा? तो ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव सबको मिला के बोला जाता है। तो डेल्टा जी को हम देख रहे हैं कि पिछले केस में भी एडिटिव था, यहां भी एडिटिव है, यानी डेल्टा जी हमेशा एडिटिव है, तो एक्सटेंसिव हुआ। सेल ईएमएफ वहां पे एडिटिव नहीं था, यहां पे एडिटिव है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एडिटिव हमेशा होगा। हम ये बोलेंगे कि एडिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसीलिए ये इंटेंसिव क्वांटिटी में चला गया। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चला गया। नोट करो इसको, इसके बाद हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छे से याद रखना, दो हाफ सेल को जोड़ के हाफ सेल आएगा, तो ई सेल बराबर N1E1 प्लस N2E2 डिवाइडेड बाई नेट जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लेकिन जब दो को जोड़ के फुल सेल आएगा, तो सवाल में पहचानना कि हाफ सेल आ रहा है कि फुल सेल आ रहा है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। फुल सेल में ये फॉर्मूला आने का रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हर जगह सेम है, तो वो चीज कट जाता है। फॉर्मूला वही आया है जो पिछले में आया था, लेकिन पिछले में ऊपर आया था N1 और N2, नीचे आया था N3, तो इलेक्ट्रॉन कट नहीं रहा था। यहां पे इलेक्ट्रॉन तीनों जगह सेम आ गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर कटेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा E3 बराबर E1 प्लस E2। हो गया, कमांड इस पे नोट करो। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ सवाल देखते हैं। करा फॉर द सेल रिएक्शन C4 प्लस गया C3 प्लस में रिडक्शन, और CO कोबाल्ट पे कुछ नहीं है, यानी कि जीरो चार्ज है, जीरो से कोबाल्ट 2 प्लस में गया, यानी ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो ये फुल सेल का केस हो गया। और अगर ये फुल सेल का केस हुआ, तो हम बोले थे कि तुम लिखना क्या कि जो हो रहा है उसी को सीधे लिख दो ऐड करके। जैसे पिछले क्लास में लिखे थे जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो दोनों को हमने सीधे ऐड कर दिया था। तो लिखने का तरीका सीखो, यहीं से अब सीखोगे। पहले बस हम थियरी के हिसाब से बताए थे, और यहां पे तुम सीखोगे लिखना। तो हम क्या देख रहे हैं वहां पे कि सेरियम 4 प्लस जो है 3 प्लस में चला गया, तो सिंपली यहां पे लिख दो E0 C4 प्लस चला गया C3 प्लस में, ये लिख दिए हम, प्लस E0। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो कोबाल्ट चला गया CO2 प्लस में। अभी हमने सीखा था कि जब फुल सेल रिएक्शन है तो उसमें दोनों हाफ सेल का सीधे ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो वही काम हम यहां कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लीकेशन आगे नहीं है। फुल सेल का जो E0 सेल आएगा वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के सेल पोटेंशियल का समेशन आएगा, एज सिंपल एज दैट। कोई इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारा बच्चा देखता है कि आगे में 2 है तो उसको भी यहां ले आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली बैलेंसिंग है। ठीक है, फुल सेल रिएक्शन में वो बैलेंसिंग है, उसे हम यहां पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, ना आगे मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर में देंगे। वो सब केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में होता था। ठीक है, आगे में तो कभी नहीं आता, आगे में तो कभी आता ही नहीं है, वो नोटेशन तो कभी नहीं आना, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी नहीं आना वो। अब देखो, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, क्योंकि 2 हाफ सेल से फुल सेल बन रहा है, और इन तीनों में से तुमको 2 देगा और तुमसे तीसरा पूछेगा हमेशा। देखो तो क्या लिखा, E0 सेल इसका दे दिया 1.89 वोल्ट, तो E0 से लिख दो 1.89 वोल्ट इज इक्वल टू कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट दिया हुआ है, CO2 प्लस से कोबाल्ट दिया हुआ है, लेकिन तुमको यहां लिखना है CO से CO2 प्लस, उसका उल्टा। बताए थे पिछले क्लास में कि अगर CO2 प्लस जा रहा है CO में और उसका सेल पोटेंशियल -0.28 है, तो अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे, CO से CO2 प्लस में जाओगे, तो सेल पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाएगा, वो 0.28 हो जाएगा। अगर A जा रहा है A प्लस में और इसका सेल पोटेंशियल X है, तो A प्लस अगर A में जाएगा तो सेल पोटेंशियल -X आएगा। रीजन ऐसे समझो, मान लो ये 5 वोल्ट का बैटरी है, तो लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन राइट से लेफ्ट अगर आओगे तो -5 वोल्ट का हो जाएगा। तो A और A प्लस के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस X का है, तो A प्लस और A के बीच में -X का आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां पे इसे जस का तस लिख दे रहे हैं E0। एग्जाम में तुम इसको सीधे X मान लेना, इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, CO से CO2 प्लस, CO2 प्लस से CO है -0.28, तो इसे हम लिख देंगे प्लस 0.28। अब यहां से E0 C4 प्लस से C3 प्लस बराबर आ जाएगा 1.89 माइनस 0.28। देखो यही पूछ रहा होगा, C4 प्लस से 3 प्लस का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 1.61 वोल्ट। ठीक है, हो गया बच्चों पहला वाला। दूसरा देखो, दूसरा खुद से भी एक बार कर लो, करना चाहते हो तो। सेकंड में देखो, सेकंड में कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है Cl2 से Cl माइनस, बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसका सेल पोटेंशियल बताइए। ये हाफ सेल हुआ, लेकिन अगला रिएक्शन तुरंत हम देख रहे हैं कि फुल सेल दिया हुआ है, प्लेटिनम का रिडक्शन और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे ही हमको फुल सेल दिखा, क्या सिखाए थे कि जैसे ही फुल सेल दिखे, फुल सेल का इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लो। तो लिख लो इसका, यहां सेकंड रिएक्शन का E0 सेल बराबर आ जाएगा E0
प्लेटिनम 2+ है, देखो एग्जाम में बार बार लिखा नहीं जाता है तो एक बार तुमको डायरेक्ट ही करना सिखाते हैं। ठीक है, ये बराबर क्या लिखोगे, प्लेटिनम 2+ से प्लेटिनम, तो देखो तो प्लेटिनम 2+ से प्लेटिनम का दिया हुआ है 1.2, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1.20 प्लस दूसरा क्या है E0 Cl माइनस से Cl2, जो कि तुमको निकालना है, लिख दिया हमने E0 Cl माइनस से Cl2, और ये जो E0 सेल है इस रिएक्शन का वो दिया हुआ है -0.15। तो एग्जाम में तेजी में निकालना है, अभी डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि पहली बार कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुरंत वैल्यू पुट करना, अगर वही रिएक्शन है तो सेम डेटा, अगर वो रिएक्शन का उल्टा है तो हम साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यहां से आ गया E0 Cl माइनस से Cl2 बराबर -0.15 -1.20 यानी -1.35 वोल्ट। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है Cl2 से Cl माइनस का, आपने निकाला किसका, Cl माइनस से Cl2 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस E0 Cl2 से Cl माइनस बराबर उल्टा हो जाएगा 1.35 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो दो हाफ सेल को जोड़कर अगर फुल सेल आ जाए तो उसको निकालना आ गया, दो हाफ सेल से फुल सेल आ जाए उसको भी निकालना आ गया। तो ये एग्जांपल नोट करो, खुद से ट्राई कर लो। अगला हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो हाफ सेल को जोड़ के हाफ सेल ही आ रहा है, नोट करो। देखो बच्चों, फर्स्ट में कह रहा है कि Fe2+ से Fe जो है वो -0.44 वोल्ट है, तो उसका रिएक्शन लिख लेते हैं। Fe2+ से Fe जो है यहां कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका सेल पोटेंशियल दिया है -0.44 वोल्ट। दूसरा दिया है कि Fe3+ से Fe2+ जो है यहां भी 3 ज्यादा है, 3 में से 2 गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और इसका सेल पोटेंशियल दिया है 0.77 वोल्ट, और आपसे कह रहा है कि Fe3+ से Fe का सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो 3+ से Fe यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसका सेल पोटेंशियल ECl जो है वो आपसे पूछ रहा है, एक्चुअली E0 पूछ रहा है। ठीक है, E0 पूछ रहा है कहां से कहां का, Fe3+ से Fe का। तो देखो अब तुम करो क्या कि ये दोनों हाफ रिएक्शन है और ये भी हाफ रिएक्शन है, तो इन दोनों को कुछ ऐसे जोड़ो उल्टा सीधा करके कि ये रिएक्शन आ जाए। तो चेक करो, तो Fe3+ लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ लेफ्ट में पहले से है, Fe राइट में चाहिए, यहाँ Fe राइट में पहले से है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम दोनों को डायरेक्ट ही ऐड कर दें तो ये रिएक्शन आ जाएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, Fe3+ आ गया, Fe2+ कैंसिल हो गया, और ये Fe यहां आ गया। कहने का मतलब इन दोनों का एडिशन ये हुआ, लेकिन 2 हाफ सेल से तीसरा हाफ सेल आ रहा है, तो क्या तरीका होता है, हमें निकालना है E0 Fe3+ से Fe बराबर। तो क्या करते थे बच्चों, ऊपर में N1 E1 करते थे, यानी इलेक्ट्रॉन और सेल पोटेंशियल का मल्टीप्लीकेशन। तो पहला रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो लिखेंगे हम 2 इंटू सेल पोटेंशियल कितना है -0.44, लिख दिया हमने -0.44 वोल्ट, प्लस सेकेंड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और सेल पोटेंशियल है 0.77, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 0.77 वोल्ट, और नीचे में जो नेट रिएक्शन था उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है, तो इसका कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, हमने लिख दिया 3 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा -0.88 प्लस 0.77 डिवाइडेड बाई 3 -0.11 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -0.0367 वोल्ट। देखो बच्चों, तो एक तरीका ये हुआ, लेकिन तुम बोलोगे इसमें रिएक्शन को लिख के जोड़ना है, अगर दोनों डायरेक्ट जोड़ के नहीं आता तो उल्टा सीधा करना पड़ता है, तो एग्जाम में तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल सही हो तुम, एग्जाम में इसमें टाइम लगेगा। तो इसी को तुरंत करने का एक और तरीका है, जिस प्रकार से थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको डेल्टा एस निकालना होता था, तो एक तो तुम रिएक्शन को जोड़ जोड़ के लाते थे, और दूसरा तुम एक लूप बना के करते थे, तो लूप बना के करना ज्यादा आसान होता था। तो वैसे ही अगर तुम यहां भी लूप बना के करोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम और करके इसका अगला तरीका बताते हैं। देखो बच्चों, इसका अगला तरीका तुमसे पूछ क्या रहा है, Fe3+ Fe, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख दो Fe3+ Fe, और दिया हुआ क्या है, इसका तुमसे E0 पूछ रहा है। दिया हुआ क्या है, तो Fe2+ Fe, Fe3+ Fe2+, यानी Fe3+ दिया है, Fe भी दिया है, लेकिन साथ में Fe2+ भी है दोनों में। तो तुम करो क्या कि सीधे लूप बना दो, बिना ये सोचे हुए कि क्या दिया हुआ है,
बस ये देखो कि एक्स्ट्रा उसमें कौन है, Fe2+, तो तुम Fe3+ से पहले 2+ पे जाओ और 2+ से Fe पे चले जाओ। अब तुमको या तो ये डेटा देगा चाहे इसका उल्टा देगा, या तो ये डेटा देगा चाहे इसका उल्टा देगा। अब हमारा काम हो गया। तो Fe3+ से Fe2+ ढूंढो, उसमें दिया है क्या, तो 3+ से 2+ दिया है और एग्जैक्ट यही दिया है, उल्टा नहीं दिया है 0.77, तो इसके ऊपर में लिख दो 0.77 वोल्ट। Fe2+ से Fe वो वहां पे दिया हुआ है 0.44 वोल्ट लिख दिया हमने। अब नेट हमें निकालना है E0, तो E0 बराबर क्या होगा, तो एक बार डायरेक्ट जाओ तो E0 लिख दिए। अब यहां से यहां जाओ, रूल वही लगना है, इलेक्ट्रॉन इनटू सेल पोटेंशियल। तो जब तुम Fe3+ से Fe2+ पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने का, 3 में से 2 गया, एक का ट्रांसफर, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 0.77। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से Fe पे जाओ, यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन कितने का, 2+ से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो लिख दो 2, और सेल पोटेंशियल कितना, तो -0.44 वोल्ट डिवाइडेड बाई नेट, तो 3+ से 0 3 का ट्रांसफर आ गया, यहां से सेम एक्सप्रेशन आया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। सेकंड वाले सवाल में तुमको ऑलरेडी लूप बना के दिया हुआ है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो सॉल्व कर ही देते हैं। करा कैलकुलेट E1 और E2। तो E1 क्या आएगा, E1 है क्या, तो E1 Br03 माइनस से Br2 पे जाने की घटना है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबका। तो ऑक्सीजन का होता है -2, -2 इंटू 3 -6 ये आया, और नेट -1 आना है। तो उसके लिए ब्रोमीन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, +5 होना चाहिए। निकालना सिखाया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में। नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का जो कॉपी है उसको जाकर रिवाइज करना। ठीक है, यहां देखो ऑक्सीजन का -2, तो यहां पे +1 आएगा, तब जाकर -1 नेट चार्ज आएगा। Br2 पे 0 और ये माइनस को माइनस है ही, एक ही आइटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या लिखोगे, तो पहले तुम Br03 माइनस से Bro माइनस पे गए, तो +5 से +1 कितने का चेंज, 4 का चेंज, और ब्रोमीन का एक ही आइटम है, तो एक आइटम के लिए 4 का और एक ही आइटम है, तो हम इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे 4 इंटू सेल पोटेंशियल कितना 0.54, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.54 से। यहां पहुंच गए हम लोग। अब यहां से यहां जाओ, यहां भी हाफ Br2 यानी एक ही ब्रोमीन हुआ, तो 1 से 0 1 लिख दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और सेल पोटेंशियल 0.45। एक्चुअली इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल तब बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। जब हाफ सेल होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। डिवाइडेड बाई नेट जो ट्रांसफर हुआ उसका इलेक्ट्रॉन, तो कहां से कहां गए हो, Br03 माइनस से Br2 यानी 5 से 0 पे गए हो, कितने का ट्रांसफर हुआ 5 का, तो यहां डिवीजन में 5 आ जाएगा। हो गया ये। उसी प्रकार से E2 है ना, E2 आई होप करते हैं कि तुम लोग खुद से भी पॉज करके इसको निकालो E2 को, और उसके बाद आंसर मिलाना। ठीक है, करते हैं हम आगे। E2 क्या करें, तो यही काम फिर से करोगे लेकिन 3 स्टेप में, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि वहां से यहां का अगर हमने E1 निकाल लिया तो पहले उसी को एक स्टेप मान लो और फिर दूसरा ये कर लो, दोनों तरीका है। तो हम सिंगल सिंगल ही करके करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या आएगा, यही जो पहले आया था, यानी 4 इंटू 0.54 प्लस दूसरे में क्या आएगा 1 इंटू 0.45, थर्ड में 0 से -1 फिर से एक का ट्रांसफर, बोले थे बढ़े चाहे घटे हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो एक का ट्रांसफर, सेल पोटेंशियल 1.07 डिवाइडेड बाय नेट कितने का, तो वहां 5 है यहां -1 है, तो चेंज कितने का आया 5, और -1 में 4 का चेंज नहीं है 6 का चेंज है। 5 में से -1 को माइनस करोगे तो आएगा 6, तो नीचे में लिख देंगे 6। ठीक है, यहां से आ गया, नोट करो इसको। इसके बाद लास्ट सवाल देखेंगे आज की क्लास का। देखो बच्चों, ये लास्ट सवाल देखते हैं आज की क्लास का। इसमें कह रहा है कि हाफ सेल रिएक्शन Cu2+ है, Cu+ का दिया हुआ है डेटा, Cu2+ है, Cu का दिया है, और E0 पूछ रहा है इस हाफ सेल रिएक्शन का Cu+ है Cu। तो हमारा छोटा वाला तरीका क्या था, आपसे पूछ रहा है Cu+ से Cu का, ठीक है, इसका E0 पूछ रहा है, तो हम क्या सिखाए थे, लूप बना देना। तो Cu+ से Cu का निकालना है, और जो डेटा दिया है उसमें एक्स्ट्रा Cu2+ है, कुछ नहीं करना है, Cu2+ को बीच में डाल दो, Cu2+ ऐसे लिख दो। Cu+ से Cu2+, Cu2+ से Cu उल्टा दिया हुआ है, और यह है 0.15, तो ये हो जाएगा -0.15 वोल्ट। Cu2+ से Cu दिया है 0.34, ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट। सही है, लूप बन गया हमारा। ठीक है, अब यहां से हम चाहें तो E0 निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, E0 बराबर E0
Cu प्लस से Cu बराबर, तो पहले यहां से यहां आइए, तो +1 से +2 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो लिख दो 1 इंटू -0.15 वोल्ट, और Cu2 प्लस से Cu कितने का चेंज, 2 का, तो हम लोग लिख रहे हैं +2 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाई नेट कितने का ट्रांसफर है, Cu प्लस जा रहा है Cu में यानी 0 में, तो +1 से 0 1 का ट्रांसफर, डिवीजन में आ जाएगा 1, यानी ये हो गया 0.68 माइनस 0.15 बराबर 0.53 वोल्ट आ गया। तो एक आंसर तो आ गया हमारा। आगे कह रहा है सवाल के अगले पार्ट में कि ऑल्सो प्रेडिक्ट वेदर Cu प्लस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट। तो याद है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता था, तो यहां पे क्या होगा, Cu प्लस का होना है डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि Cu प्लस जो है वो Cu2 प्लस में जाएगा ऑक्सीडाइज होके और रेड्यूस होके कॉपर में जाएगा। यहाँ पे 2 ले लिया हमने, 2 कॉपर। यानी इस रिएक्शन का तुमसे पूछ रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन तभी होगा जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब इसका इनॉट सेल पॉजिटिव होगा। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। तो ऐसे सवाल में तुम क्या करोगे, इसका इनॉट सेल निकाल लो। तो इसका इनॉट सेल क्या आएगा, इनॉट सेल बराबर, तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Cu प्लस जोड़ Cu प्लस लिख सकते हैं, 2 Cu प्लस है तो एक Cu प्लस का ऑक्सीडेशन, दूसरे Cu प्लस का रिडक्शन, यानी ये 2 हाफ सेल से फुल सेल बन रहा है। तो अगर ये फुल सेल बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट, Cu प्लस चला गया Cu में प्लस ई नॉट Cu प्लस चला गया Cu2 प्लस में। यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और सीधे दोनों को ऐड कर दो, सीधे यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो Cu प्लस से Cu प्लस से Cu अभी हमने निकाला था 0.53, ठीक है। और Cu प्लस से Cu2 प्लस, Cu प्लस से Cu2 प्लस, देखो यहां पे उल्टा, यानी वो आ जाएगा -0.15, यहां से सॉल्व करोगे तो -0.38 वोल्ट आ गया, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। तो बोल रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा कि नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। हमारा आंसर होगा यस। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब देखो, इसी को तुम चाहो तो रिएक्शन को ऐड करके भी कर सकते हो, कंफ्यूजन से अगर बचना चाहते हो तो। यहां हमने नेट रिएक्शन को देखा और सीधे लिख दिया क्योंकि फुल सेल रिएक्शन था। तुम अगर रिएक्शन को ऐड करके करना चाहते हो तो इसको तुम पॉज करके नोट कर लो, ये सेकंड पार्ट जो है उसको और करके एक और तरीके से बताते हैं। देखो, और दूसरा तरीका क्या होगा, Cu प्लस गया Cu2 प्लस में, ठीक है। Cu प्लस गया Cu2 प्लस में और इसका सेल पोटेंशियल दिया है -0.15 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हो वो भी लिख दो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये हो गया -0.15 वोल्ट। दूसरा Cu प्लस जा रहा है Cu में, कॉपर में, और इसका सेल पोटेंशियल दिया है, हमने निकाला अभी Cu प्लस से Cu। तो देखो इसमें हुआ क्या कि 2 हाफ सेल से पहले हम हाफ सेल का निकाले, और ये हाफ सेल और एक पुराना वाला हाफ सेल दोनों मिलकर फुल सेल दे रहा है। इसका डेटा हमने निकाला है 0.53 वोल्ट, और कितना इलेक्ट्रॉन, यहां भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, बन गया ये फुल सेल रिएक्शन। और आया क्या, 2Cu प्लस बराबर Cu2 प्लस जोड़ Cu। तो जब 2 हाफ सेल से फुल सेल बनता है तो हमने बताया था कि इनॉट सेल बराबर सीधे ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.53। सेम वही चीज आया, वहां पे बस हम डायरेक्ट कर दिए थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। वही चीज आया, फिर से पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगा। बात आ गई समझ में। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, तुम्हें इस रिएक्शन का निकालना था सेल पोटेंशियल, लेकिन इसका जो हाफ सेल है उसमें एक हाफ सेल का तो डेटा दिया हुआ था, दूसरे का नहीं दिया हुआ था। तो दूसरे का निकालने के लिए पहले तुमको 2 हाफ सेल दिया, तो ये सवाल जो तुमको दिए हैं इसमें दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया। पहले तुम 2 हाफ सेल को मिलाकर एक हाफ सेल का निकालते हो, और उस हाफ सेल को तीसरे हाफ सेल के साथ, और ये तीसरा जो है यही इन्हीं दोनों में से कोई एक है, उसके साथ फिर से कंबाइन करके तुम फुल सेल रिएक्शन का पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, ये हाफ सेल वाला पार्ट हो गया, हाफ सेल को जोड़ के हाफ सेल, और ये नीचे का पार्ट हो गया हाफ सेल को जोड़कर फुल सेल का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल हुआ, ये नोट कर लो, इसको खुद से भी ट्राई कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज के क्लास में आपने 2 रिएक्शन को जोड़कर जो नेट रिएक्शन आता है उसका सेल ईएमएफ तुम लोगों ने निकालना सीखा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड स्टेट दिया है
दोनों हाफ सेल का तो स्टैंडर्ड का ही निकलेगा, कोई दूसरा कंडीशन दिया है तो उसी कंडीशन का निकलेगा। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि तुमको किसी एक कंडीशन का दिया हुआ है और किसी दूसरे कंडीशन का निकालना होगा। चाहे तुमको ई नॉट सेल दिया हुआ है और ई सेल निकालना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा था कि ई नॉट दिया है तो तुम निकाल भी रहे हो ई नॉट ही, ई सेल दिया है तो तुम निकाल भी रहे हो ई सेल ही। अगले क्लास में ई नॉट सेल से ई सेल निकालेंगे। कहने का मतलब हमारा कंडीशन जो है वो चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगा, कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, तब जाकर हम कैसे सेल पोटेंशियल निकालेंगे, जिसको हम पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।